निवेशक सेल के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री अशोक गोयल जी और मित्रों, पार्टी के निवेशक कोष्ठ की ये बैठक है और मैं आभारी हूं अरुण सिंह जी का और अन्य मित्रों का जिन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का आमंत्रण दिया। मैं मानता हूं कि जब इस प्रकार के मोर्चे का गठन होता है तो उद्देश्य ये होता है, जिस प्रकार से आपने ये पुस्तिका बनाई है, कि हर विषय का गहराई से चिंतन हो। और इन मोर्चों में एक और ये भी लाभ है कि हर विषय केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या लोकप्रियता के साथ साथ राजनीतिक तर्क के आधार पर जो बात कहने या सुनने में अच्छी लगती है, केवल वहां तक हम अपने आप को सीमित न रखें। ये विषय कई बार राष्ट्रीय कैसे बोल पाएंगे, तो इसको बंद कर दें, तो एकदम आंख में लग रही है। ये विषय प्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था और यहां के जनहित के साथ संबंधित रहते हैं। आप लोग जो निवेशक की कल्पना करते हो, तो ये मान के चलिए कि निवेशक की जो कल्पना है पश्चिम के देशों की तुलना में अपने देश में कुछ भिन्न है। उनकी और हमारी अर्थव्यवस्थाओं में एक अंतर है कि जो सामाजिक सुरक्षा की कल्पना उन विकसित देशों में है, हम अपने देश में उसको अभी तक खड़ा नहीं कर पाए। सारा जीवन भर हर व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है और टैक्स देने के साथ साथ शायद वहां का जनजीवन इतना महंगा है कि आम आदमी उसमें से कोई बचत रख नहीं पाता। उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। कारण यह है कि वहां सोशल सिक्योरिटी है। और ये जो सामाजिक सुरक्षा की कल्पना है, जो एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, उस कल्पना में फिर देश और समाज उसकी चिंता करता है। कोई रिटायर हो गया, किसी की आमदनी समाप्त हो गई, कोई वृद्ध आयु का हो गया, तो स्टेट पेंशन्स हैं। हमारे यहां तो आज भी वृद्ध लोगों को 100, 200, 500 रुपए से ज्यादा की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन रिटायर्ड लोग जाकर उनको उनकी कंपनी नहीं देती, लेकिन स्टेट पेंशन देती है। ऐसे घर बने हुए हैं जो सरकार की ओर से प्राथमिकता पर उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी आमदनी नहीं है, जो अब कमाते नहीं है। आप कई देशों में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, देखिए उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वृद्ध आयु के लोग जो अब कमाते नहीं है एक आयु के बाद, उनके लिए फ्री है। ये सब अलग अलग सोशल सिक्योरिटी के तरीके होते हैं। उनका जो मेडिकेयर है, हेल्थ केयर है, वो देश उसकी चिंता करता है क्योंकि जीवन भर उन्होंने टैक्स दिया जब कमाते थे, और अब शासन और सरकार और देश आपकी चिंता करेगा। हमारे यहां इसका बहुत छोटा हिस्सा भी हम लोग सफल नहीं कर पाए, और इसलिए एक सोशल सिक्योरिटी न होने की वजह से हर व्यक्ति को स्वयं की चिंता करनी पड़ती है कि मेरी आयु एक इस प्रकार की होगी कि मेरी आमदनी नहीं होगी, मैं रिटायर होकर चुका हूंगा। पेंशन की भी अब कल्पना सरकार में बदलती जा रही है। या दूसरा, उसको लगता है कि ऐसे जीवन में कोई विशेष खर्चे आएंगे, बच्चों की शिक्षा, और अब शिक्षा भी महंगी हो रही है, रहने के लिए घर,
परिवार को सेटल करना, वृद्ध आयु में जब मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरी चिंता कौन करेगा। हमारे यहां सरकार और शासन इस स्थिति में नहीं है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची, हो सकता है कुछ दशकों के बाद पहुंच जाए, कि हम लोगों की जो निवेश करने का स्वभाव है वो हम उन देशों की तरह कर लें कि अपने जीवन में तो जो कमाओ वो खाओ और उसका व्यय करो, और बाद में जब आपकी परिस्थिति खराब होगी तो फिर देश आपकी चिंता करेगा। हम उस स्थिति में नहीं है। इसलिए पहले दिन से जब व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और सभ्यता उसको ये सिखलाती है कि जितना कमाओ उसमें से कुछ व्यय करो और उसके साथ साथ कुछ बचा लो, क्योंकि आपको स्वयं ही बचा के रखना। जो सरकारी नौकरी में है उनको पेंशन मिल जाती है, ये जो प्रोविडेंट फंड की कल्पना है, जो ग्रेट्युटी की कल्पना है, ये थोड़ी सी उस प्रकार की कल्पना है कि जिस वक्त आप अपने कमाई के जीवन की क्षमता के अंत में पहुंचोगे तो आपके पास इतना साधन हो जाए कि बाकी जीवन का अपना गुजारा उससे कर पाओ। लेकिन सरकार में या नौकरियों में तो बहुत कम लोग होते हैं। आज भी अपने देश में अधिकतर लोग हैं जो कृषि में हैं। कृषि के साथ साथ ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। कोई छोटा दुकानदार है, कोई व्यवसाय करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, उनको तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो एक ये बुनियादी अंतर हमारी अर्थव्यवस्था का है। दूसरा अंतर यह है कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो मध्यम वर्ग है उसका साइज बढ़ रहा है। अब मध्यम वर्ग की परिभाषा के संबंध में बहस हो सकती है, लेकिन मध्यम वर्ग का एक प्रकार से साइज बढ़ता है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर है हमारी अर्थव्यवस्था और समाजों में, कई अंतर हैं सोच में। उसमें एक बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आरंभ हुआ था 1947 के बाद, जो वहां का समाज था उसमें मिडिल क्लास लगभग न के बराबर था। अब बहुत थोड़ा सा छोटा आरंभ हुआ है। यहां बहुत गरीब लोग हैं, यहां कुछ बहुत नवाबी किस्म के लोग हैं। मिडिल क्लास वहां था नहीं। मिडिल क्लास का कई चरित्र होता है। मिडिल क्लास इस देश में जनमत बनाने में भी योगदान करता है, ओपिनियन मेकर होता है, और जो वो ओपिनियन बनाता है वो नीचे तक जाता है। और ये कल्पना है कि अपने देश का मिडिल क्लास, आपको इसका बहुत एक्यूरेट डेटा तो नहीं होता, लेकिन 30-35% से बढ़कर 40% की ओर जा रहा है। भारत के मिडिल क्लास का साइज इतना है कि अवर मिडिल क्लास इज ऑफ द साइज ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है, हमारे यहां मिडिल क्लास का साइज वो है। और इसलिए मिडिल क्लास का साइज इतना बड़ा होने की वजह से, और ये साइज एक्सपैंड करेगा। अभी डिलिमिटेशन हुआ, इस डिलिमिटेशन के बाद जो अगला डिलिमिटेशन 2026 में होगा, तो अगर आप देखें तो इसकी कल्पना है कि 2026 तक इस देश के 58% लोग शहरी लोग हो चुके होंगे। कुछ ऐसे विकास है जिसको समाज रोक नहीं पाएगा। ये जो सोच है कि जो गांव में रहता है गांव में रहेगा और कभी भी जो विकास की मध्य धारा है उसमें शामिल नहीं होगा, यह कल्पना गलत है। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती है। अब इस प्रक्रिया को आप देखें तो अपना इसका कारण यह है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में हमेशा 3 सेक्टर होते हैं। और हमारे देश में, और सबसे बड़ी चुनौती अपने देश के लिए यह है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, दूसरा है सेवाएं सर्विसेज, और तीसरा है कृषि। अब अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा चित्र देखेंगे तो देश में अर्थव्यवस्था की आज परिस्थिति यह है कि
लगभग 58-60% देश की आमदनी, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो कुल जीडीपी है, ये जीडीपी का लगभग 58-60% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आता है। सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्विस सेक्टर में कई चीजें आती हैं। पूरी शिक्षा सर्विस सेक्टर में है। लोग कई बार सोचते हैं सिर्फ आईटी सर्विस सेक्टर है। जिस होटल में आप बैठे हो ये सर्विस सेक्टर है। जो दुकानदार रिटेल का काम करता है वो सर्विस सेक्टर है। जो सारा सरकारी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है, जिसको वेतन भोगी कहते हैं, वो सर्विसेज सेक्टर है। सो अपने देश का 58-60% हिस्सा लगभग सर्विसेज सेक्टर का है। और ये सर्विसेज सेक्टर अपने देश का, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सर्विसेज सेक्टर को सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार अच्छी हो खराब हो, अच्छी नीतियां बनाए खराब नीतियां बनाए, ये मानव की जो क्षमता होती है, जो एंटरप्राइज होता है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये सर्विसेज सेक्टर इस देश की एंटरप्रेन्योरशिप के दम के ऊपर चलता है। इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। आपने ऐसे किस्से देखे होंगे। मैं कई बार गुजरात में जाकर देखता हूं तो जो वहां व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क की है, तो गांव की महिलाएं साल का 60-65 लाख रुपए का दूध घर पे बनाकर बेच देती हैं। मिल्क रेवोल्यूशन का ये हिस्सा है और इसमें कोई सरकार का दायित्व रोल नहीं है। और अच्छी आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार वो बन जाते हैं। हमारे सर्विसेज सेक्टर के बारे में यह कहा जाता है कि वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें चाइना हमसे आगे है। तो लोग कहते हैं चाइना विल बी द वर्कशॉप एंड इंडिया विल बी द बैक ऑफिस। अब सर्विसेज सेक्टर का ये आप सिद्धांत दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कर लीजिए कि जो उपभोक्ता का चरित्र होता है, उस उपभोक्ता का चरित्र वो होता है कि उपभोक्ता वो सामान खरीदेगा या वो सर्विस करेगा, वो सेवाएं देगा जो अच्छी हैं और जिसका दाम सस्ता है। हमारे यहां जो सर्विसेज सेक्टर है और पूरे विश्व से हमारी प्रतियोगिता हो जाए तो हम उनसे आगे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हमें संकोच है खोलने में अभी, क्योंकि हम उस स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब डॉक्टर महेश शर्मा बैठे हैं, इनके एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। अब इसको क्या आप कहेंगे, सेंस ऑफ एंटरप्राइज है। अब जिस दाम पर इन अस्पतालों में इलाज हो जाता है, या इनसे भी बड़े अस्पताल कोई होंगे उनमें इलाज हो जाता है, तो लंदन और अमेरिका के हॉस्पिटल में जिस दाम पर इलाज होता है ये उससे 10वें हिस्से पे करते हैं। अगर ये 1/10 पे करेंगे तो आज वो वक्त दूर नहीं कि बाहर से पूरा पेशेंट यहां आना शुरू हो जाएगा। आज इंग्लैंड की जो हेल्थ सर्विस है, वहां अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है या सर्जरी करवानी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी चाहिए, तो 10-10 महीने 2-2 साल की लिस्ट लगी, लाइन लगी हुई है। तो वो लोग धीरे धीरे भारत की ओर आएंगे कि यहां आना, पूरा खर्चा यहां आने का एक साथी साथ ले आना, उसका खर्चा करना, यहां अस्पताल को पैसे देना और फिर बाहर चले जाना, वो 1 सप्ताह में हो सकता है। वहां 2 साल की वेटिंग लिस्ट है और इसका खर्चा वहां से 1/10 या 1/5 होगा। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत ये हो जाएगी और धीरे धीरे वो बनती है, और मैंने इसका कहा कि अगर इन्होंने हॉस्पिटल चेन बना ली या कोई मेडिसिटी बन गई, कोई मैक्स बन गया, कोई इस तरह के हॉस्पिटल बन गए, कोई अच्छी क्वालिटी के सस्ते महंगे दाम के होटल्स बन गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए। अब यहां उनमें पढ़ाई करवाना और विदेश में करवाना, उसके भीतर कितना खर्चे का अंतर है। और कोई आईआईटीज हमारी वहां की इंजीनियरिंग कॉलेज से कमजोर नहीं, 4 कदम आगे होंगी। तो ये सर्विसेज सेक्टर हमारा आगे बढ़ रहा है। दूसरा चित्र जो हमारी अर्थव्यवस्था का है वो है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई ये है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इस देश ने मिस कर दिया। जब दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो अपने देश के ऊपर से निकल गई, यहां आई नहीं, यहां उद्योग और फैक्ट्री लगी नहीं।
और मैं मानता हूं कि जो अर्थव्यवस्था हमने, पंडित जी ने आरंभ की थी, उसमें भी वो क्षमता नहीं थी कि इस देश के अंदर औद्योगिक क्रांति ले आए। क्योंकि सरकार के साधनों से जहां जहां हो सके 10, 20, 50, 100 सरकारी फैक्ट्रियां लगा दीजिए, अब उससे तो काम होगा नहीं। अगर आप तीसरी स्थिति देखें अर्थव्यवस्था की, कृषि की, तो आज भी 60% लोग कृषि में हैं और कृषि के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन इन 60% लोगों की जो आमदनी है, जैसे सेवाओं में जो सर्विसेज में है, वो इस देश को 58-60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में केवल 16-17% हो चुका है और 22-24% के करीब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का है। अब इस बड़े चित्र को देखिए, इसमें से दो चीज उभरती है। पहली चीज उभरती है कि 60% लोगों की आमदनी जो है वो 16% है, तो स्वाभाविक है कि किसान गरीब है। सर्विसेज में जो लोगों की अपनी क्षमता थी वो 60% कमा रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री है वो 23-24% पे है। और मैन्युफैक्चरिंग के दो चरित्र हैं। जो उत्पादन होगा इस देश में से, जो मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी निकलेगी, उसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। क्योंकि कृषि से निकलकर अब एक परिवार में जितनी खेती बची है, परिवार के 2 सदस्य उसको देख लेंगे, लेकिन 8 सदस्य लगे हुए हैं। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जो 6 लोग अलग से एक्स्ट्रा लगे हैं उस खेती में, उन 6 लोगों को वहां से निकालना और परिवार के 2 लोग ही कृषि में रहें, और इन 6 लोगों को उद्योग में भेजना, इन 6 लोगों को सर्विसेज में भेजना, ताकि परिवार में 6 आमदनी इनकी हो गई और 1 आमदनी कृषि वालों की हो गई और परिवार का एकदम स्तर ऊंचा उठेगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए पहले दौर में जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिस कर गए, इतिहास ने हमें दूसरी बार अवसर दिया है। मैं आपके निवेशकों के विषय पे अभी आऊंगा ही, जब तक इन बड़े मुद्दों को आप ना समझ लें। और ये दूसरा अवसर इतिहास अक्सर देशों को नहीं देता, और आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि ये दूसरे अवसर का हम लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। अब दूसरे अवसर का लाभ उठाना है आपको मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या चीज आपको चाहिए? इसका प्रत्यक्ष आपके इन्वेस्टमेंट सेल से संबंध है। इन्वेस्टमेंट सेल केवल सेबी नहीं है, केवल रियल एस्टेट रेगुलेटर नहीं है, इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर के साथ उसका संबंध है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि आपके देश में जो पैसा मिलता है, जो बैंक से उधार मिलता है, उसकी दर क्या है? अगर चाइना में और थाईलैंड में, मलेशिया में वो बहुत सस्ता मिलता है और आपके यहां उससे डबल दाम पे मिलता है, तो आपके यहां जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ मनी है, ये डबल हो गया। तो आपके यहां पैसा महंगा है। तो पैसा महंगा है तो कोई व्यक्ति आपकी ओर देखेगा नहीं। मैं इसका एक बार उदाहरण देता हूं, बड़ा सरल। ये हमारे खुल्लर जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कमीज पहनी हुई है। अब ये कमीज दुनिया के 3 स्थानों पर बन सकती है। ये अमेरिका और यूरोप में भी बन सकती है, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश में भी बन सकती है, ये भारत में भी बन सकती है। अब ये खुल्लर जी ये कमीज क्यों खरीदेंगे? ये इसलिए खरीदेंगे कि इनको अच्छे सस्ते दाम पर ये कमीज मिल जाए और अच्छी स्तर की हो। अमेरिका में जमीन बहुत महंगी है, फैक्ट्री लगाने में बहुत निवेश लगता है। यूरोप और भी महंगा है, वहां वेतन बहुत महंगे हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये कमीज जाकर वहां पर $20 की बनेगी। जब भारत में बनाने लगेंगे तो शायद ये $8 या $9 की बन जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका, यूरोप इन हाई टेक्नोलॉजी में आगे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में आगे हैं, लेकिन
इन मैन्युफैक्चरिंग में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनके आधे दाम पर इसको बना सकते हैं, इसलिए हमारे यहां से एक्सपोर्टर बना बना के वहां बेचते हैं। तो हमारा झगड़ा अमेरिका से नहीं है, हमारी प्रतियोगिता भी उनसे नहीं है। लेकिन हमारे एशिया के जो आसपास दो देश हैं और मॉरिशस से लेकर थाईलैंड तक, कमबख्त तकलीफ ये है कि ये कमीज अगर हम $8-9 में बनाएंगे तो वो $6 में बनाते हैं। तो वो $6 में बनाएगा तो आप यहां बैठकर चाइना का सामान आ रहा है, चाइना का सामान आ रहा है, आप केवल ये रोते हुए गीत गाते रहोगे तो आपका उपभोक्ता कहेगा मुझे आपका भाषण नहीं सुनना, मुझे सस्ता और अच्छा सामान चाहिए। वो जब मुझे 30% सस्ता देता है या आधा देता है और आप महंगा देते हो, तो आपके इन्वेस्टर सेल का और इकोनॉमिक सेल का काम यह है कि इस $8 की कमीज को $5.5 में कैसे बेचा जाए और $5.5 में कैसे बनाया जाए। मैं कई बार इसको सरल भाषा में समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं कि दो मित्र जंगल में गए थे। तो जब जंगल में पहुंचे तो किसी शेर के दहाड़ने की आवाज आई, तो एक ने अपने चप्पल उतारी और अपना रेस करने वाला, भागने वाला जूता जो था, स्पोर्ट्स का जूता, वो पहनना शुरू कर दिया। तो दूसरे साथी ने कहा कि तुम अगर ये जूता बदल लोगे तो शेर को से ज्यादा तेज भाग लोगे। उसने कहा मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे तुझसे तेज भागना है। तो ये वो रेस चल रही है। आपको इसमें अमेरिका को आपने उससे सस्ता बना दिया कि हमारा माल अमेरिका और यूरोप जाता है। स्वाभाविक है, वो हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, पर आपसे भी ज्यादा लो कॉस्ट इकोनॉमी आपकी प्रतियोगिता में है और इसलिए वो कोशिश करेंगे कि आपका सामान नहीं बिकेगा, उनका बिकेगा। और इसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। मैंने एक कारण आपको बताया, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, हमारे यहां टैक्सेशन ज्यादा है। आज भी हमारे यहां एक ट्रेड फैसिलिटेशन होता है कि मेरी फैक्ट्री से माल निकलेगा और जब तक पहुंचेगा पोर्ट से और बाहर जाएगा, मेरे पोर्ट के ऊपर कहीं 10 दिन तो नहीं खड़ा रहेगा। मुझे जहाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पर। यहां से पोर्ट जाने तक मेरे पास क्या रेल की सुविधा है, वहां हाईवे है कि सड़क ऐसी है कि 3 दिन ट्रक जैम में रहेंगे। ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन है, अर्थशास्त्री इसको कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी चीज की कीमत 14% बढ़ या घट सकती है अगर स्टेट फैसिलिटेशन अच्छी है कि कम है। हमारे यहां बिजली की कीमत कितनी है, जो यूटिलिटीज की कॉस्ट है, अगर आप बिजली महंगी दे रहे हो, आपके यहां लेबर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये सारे फैक्टर्स जाते हैं कि कॉस्ट नीचे कैसे आए। और जब तक ये नीचे नहीं आएगी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा नहीं तो कृषि क्षेत्र से जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो सरप्लस लोग यहां पर आएंगे नहीं। जब वो आएंगे, कुछ सर्विसेज में जाएंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, तो असली जो आमदनी है, रियल इनकम्स है, वो अपने आप में बढ़ेंगी और धीरे धीरे आपका जो मिडिल क्लास का साइज है, ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। ये इस देश की आर्थिक यात्रा है। दूसरा, इस आर्थिक यात्रा में सोशल सिक्योरिटी है नहीं। गरीब आदमी तो सरकार पर निर्भर रहेगा, जो मूलतः निवेशक है वो इस मध्यम वर्ग में से निकलेगा। और इसलिए निवेशक के पास जो ऑप्शंस हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट की क्या ऑप्शंस है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स भी उसके पास हो सकते हैं, उसके पास बैंक के डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, उसके पास स्टॉक मार्केट भी हो सकती है, उसके पास अगर स्टॉक मार्केट की समझ कम है तो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, उसके पास रियल एस्टेट हो सकती है, उसके पास जमीन खरीद लेना कि इसका भाव बढ़ता जाएगा, ये है। वो हर प्रकार के तरीके से अपनी समझ के हिसाब से करेगा। और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इन्वेस्टर सेल में इन्वेस्टर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इसके नियम हो, एक नकारात्मक माहौल ना हो। अब इस माहौल को कैसे पैदा करना है? अब इसका बुनियादी तौर से सिद्धांत है
कि सरकार और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आपके पास नहीं आएंगे आपको सलाह देने के लिए कि फ्लैट खरीदो, जमीन खरीदो, या बैंक डिपॉजिट करो, या म्यूचुअल फंड खरीदो। जो खरीदार है उसमें चेतना होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है, द बायर शुड बी अवेयर। और अगर आप में ये चेतना नहीं है तो आपकी रकम कल नहीं आज ही डूब जाएगी, और फिर आप चिल्लाते रहोगे कि कोई बनावटी चिट फंड में डाल देगा, कोई किसी डिपॉजिट में डाल देगा कि आधा % ज्यादा मिल गया, ये एनबीएफसी जो लोगों को मोह लेती हैं उसमें डाल देगा। इसलिए बायर बी अवेयर का जो महत्व है, उस महत्व को, उसमें कंज्यूमर एजुकेशन करना, इन्वेस्टर एजुकेशन करना, यह एक महत्व है। ये जो आप शहरों के आउटस्कर्ट्स पे, शहरों के बाहरी क्षेत्रों में डेवलपर्स आ रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जो भ्रष्ट आदमी है, जो लोगों को चीट करता है, वो अपने आप गिर जाएगा, लेकिन निवेशक उस के ट्रैप में ना आए। अब इसके लिए निवेशक को भी तैयार करना पड़ेगा, रेगुलेटर की भी चर्चा हो सकती है। अब इस सारी कल्पना में आज हम कहां खड़े हैं, मैं इसको इन सारे तथ्यों की तुलना में देश का जो निवेश का माहौल है, मुझे अगर एकमात्र सबसे बड़ी चिंता है तो वो उसकी है। हर साल दावोस में सम्मेलन होता है। कई वर्षों से हम लोग ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे भारत में, अरे पिछले 10-12 साल से चल रहा था, कि अपना देश जो है इसको हम शोकेस करें। इंडिया इज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसको हम दिखलाएं। सन 91 के बाद जो रास्ता हम लोगों ने अपनाया, उस रास्ते का एक उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे बढ़ती है, उसका एक सरल सिद्धांत है कि आर्थिक गतिविधि बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर निवेश आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। कोई एग्रो इंडस्ट्री लगाएगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री लगाएगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसके एक दृष्टिकोण में भी अंतर होना चाहिए, और वो दृष्टिकोण का अंतर यह है कि जो पैसा निवेश करना और पैसा लगाना और उसमें से कुछ धन कमाना, ये अपने आप में अपराध नहीं है। रीजनेबल प्रॉफिट इज नॉट अ पॉलिटिकल सिन। मुझे याद है कि जब समाजवाद का नारा ज्यादा 70 के दशक में आरंभ में चलता था, तो उस वक्त हमारे कांग्रेस के मित्र हमेशा कहते थे होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स। अगर पैसे में से लगाने के बाद वो कुछ कमाने की संभावना नहीं होगी तो ना कोई अपना रुपया लगाएगा, या ना बाहर का आदमी अपने डॉलर लगाएगा, और फिर वो परिस्थिति होगी कि कोई उद्योग नहीं लगेगा, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। तो निवेश आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट हो, उसमें रीजनेबल प्रॉफिट की संभावना हो, उससे प्रेरित होकर वो और निवेश करे, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें अगर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है तो सरकार को भी टैक्स देगा, घाटा है तो टैक्स ही नहीं देगा। जब सरकार की जेब में टैक्स जाएगा तो गरीब आदमी के उपकार के लिए सरकार 10 योजनाएं बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है इसलिए ज्यादा निवेश आएगा। आजकल बंगाल का चुनाव चल रहा है, अभी जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइब्रेंट गुजरात जनवरी के महीने में 20,53,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के एमओयू इस साल हुए।
कोई कहता है मैं फिल्म स्टूडियो यहां बनाऊंगा, कोई कहता है हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई कहता है होटल बनाऊंगा, कोई कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाऊंगा, कोई कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। इस सब में से रोजगार भी निकलेगा, टैक्सेस भी निकलेंगे, वहां पहुंचने तक सड़क भी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, सरकार भी बनाएगी। तो एक मूल सिद्धांत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। अब उस आर्थिक गतिविधि को आकर्षक करना, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी, अट्रैक्टिव होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा और लोग जो ये घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, खरीदने के लिए जाएंगे, तो जो डेवलपर है उसको इंसेंटिव होगा मैं और प्रोजेक्ट शुरू करूं। जब गांव में से एक परिवार, जिसका मैंने उदाहरण दिया, 8 लोग हैं, खेत में लगे हैं, 6 को रोजगार मिलेगा, तो उस परिवार की इनकम बढ़ेगी, बच्चों को अब मॉडर्न एजुकेशन देना है, तो चलिए शहर में भी 2 मकान खरीद लिए जाएं। और इसी प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, ये एक्टिविटीज बढ़ेगी, और जिस निवेशक ने उसमें पैसा लगाया है उसका दाम भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। मंदी में और एक सक्रिय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? मंदी की परिस्थिति में कोई दुकानदार से सामान खरीदने नहीं आता, दुकानदार की जेब में पैसा नहीं जाता, वो फैक्ट्री से माल नहीं खरीदता, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जो लोग अर्थव्यवस्था नहीं जानते कि आगे इकोनॉमी कैसे चलने वाली है, वो कैसे तय करें। हम तो इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, इसलिए हमें कैसे पता चले। तो मैं कई बार बड़ा सरल उनको उदाहरण देता हूं, और ऐसे कई दुनिया में उदाहरण हैं। मैंने कहा आप किसी होटल में चले जाइए, अगर होटल वाला कहे कि यहां कमरे सब बुक्ड हैं और मैं आपको कमरा नहीं दे सकता, और ये स्थिति मेरी 2 महीने तक है, तो इसका मतलब 6 महीने बाद यहां खूब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है। लोग इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहां आ रहे हैं, ये बिजनेस विजिटर खूब देख रहा है, और होटल सूखे पड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई इन्वेस्टर यहां नहीं आ रहा। एयरलाइन की टिकट, आप जाइए, एयरपोर्ट्स एकदम खाली पड़े हैं, इसका मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अब कई लोग मानते हैं कि देश से सामान बाहर भेजना बहुत अच्छा है, देश के अंदर मंगवाना बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है। अगर रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स बाहर से आ रहा है, क्योंकि हर चीज तो अपने देश में उपलब्ध नहीं है, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, अगर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है और कैपिटल गुड्स खूब बड़ी मात्रा में बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब उद्योग लग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और इसलिए एक्टिविटी बढ़ने वाली है। ये सरलता से आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक्टिविटी कैसे चलेगी। अब आज की परिस्थिति निवेशक के लिए चिंता की क्यों है कि इस बार जब डावोस का सम्मेलन हुआ, तो इस बार सम्मेलन में यह नहीं था कि मैं भारत को शोकेस करूं कि भारत की ओर देखिए और इस देश के अंदर आइए। बहुत वर्षों बाद इस बार वहां की भावना यह थी कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भी कह रहे थे कि मैं किसके साथ साझेदारी डालकर मैं इस देश से बाहर अपना निवेश ले जाना चाहता हूं और मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो पहले जब आरंभ हुआ तो हमें लगा इस देश का बहुत अच्छा हो गया, हमारे उद्योगपति इतने बड़े बन गए कि वो दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है कि इसके बाद चिंता यह बनी है कि एक प्रश्न उठ रहा है कि इज इंडिया द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन। और ये जो यूपीए सरकार का संकट आया है एक, इसमें कई कारण आपको मिल जाएंगे कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे उद्योग के जगत को, निवेशकों को और बाहर के देशों से यहां निवेश करने वालों को भी चिंता आ गई है। सन 91 के बाद एक आर्थिक सुधार चले थे और सुधार के बाद एक कोई सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत थी। और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म क्या हूं मैं इसमें नहीं जाता,
लेकिन एक सरलता में बता देता हूं कि इस $8 की कमीज को $5.5 का कैसा करना है। इसको कम करने के लिए जो कदम बढ़ने थे, 2004 के बाद इस सरकार ने कहा कि मार्क्सवादी हमारे साथ है, वो आगे चलने ही नहीं देते। 2009 के बाद क्या हुआ? एक प्रकार से इस यूपीए सरकार से लोगों की अपेक्षा टूटी है। दूसरा, जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो निर्णयों को टालने वाला नेतृत्व नहीं होता। लीडरशिप इज नॉट द आर्ट ऑफ डेफरिंग एंड पोस्टपोनिंग डिसीजंस, कि मैं समन्वय नहीं बना पा रहा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा और जो लोग असहमत हैं उनको भी मनवाना पड़ेगा। यह संभव है कि सब निर्णय आप इकट्ठे ना ले पाओ, लेकिन आर्ट ऑफ द पॉसिबल जिसको कहते हैं, एक एक दो करके बात आगे बढ़ाते रहो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इस देश के अंदर रुका है। मैं मानता हूं कि इस देश में जो दो बड़ी सक्सेस स्टोरीज थी, एक टेलीकॉम था और एक नेशनल हाईवेज थे जो वाजपेयी जी ने शुरू किए। अब इन दोनों स्थानों पर, इन दोनों सेक्टर्स में इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, जो मंत्रियों का भी चयन किया, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी चयन किया जो इन विभागों को देखेगा, उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और ये दोनों सेक्टर्स को सेटबैक लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी कमजोरी की वजह से प्रश्न चिन्ह वाले व्यक्ति इन दोनों सेक्टर्स के अंदर चूज किए। तो सक्सेस स्टोरी को स्कैंडल कैसे बना सकते हैं, यह उसका उदाहरण था। अब जो रूरल रोड्स थी, जो हाईवेज थे, जो पोर्ट सेक्टर था, अब रेलवे का एक्सपेंशन इस देश में जो अंग्रेज कर गए वो कर गए, उसके बाद रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हो रहा। जो अंग्रेज एक रेलवे नेटवर्क बना गए थे, उसके बाद बहुत मार्जिनल इन्वेस्ट आगे बढ़ा। अब ये सारे कारण ऐसे बने, आपके मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई और मुद्रास्फीति को रोक पाने के लिए कोई सरकार में आर्थिक सोच नहीं है। दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। इनको लगता है कि किसी प्रकार से आप ब्याज दर 5 बार 7 बार बढ़ा दो। जब आप ब्याज दर बढ़ाओगे तो कौन उद्योग लगाएगा इतने महंगा पैसा खरीद के आपसे? पूरा रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर जिसके लिए आप चिंता कर रहे थे कि 6% पे ब्याज मिलता था, अगर 12% हो गया, सारे के सारे इस बढ़ते हुए मिडिल क्लास की ईएमआई बढ़ गई, तो पूरा का पूरा सेक्टर स्लगिश होगा। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, वो जो शेयर्स खरीद रहा बाजार में उस पे असर पड़ेगा। जो एफआईआई इस देश में आती है वो आने पैसा हाथ में रोकेंगी, और फिर जो शेयर मार्केट एफआईआई के दम पर बढ़ती कम होती है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। और जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है और उन्होंने म्यूचुअल फंड रूट लिया हुआ है, उनको अपेक्षा थी कि एक रीजनेबल रिटर्न आएगा, तो म्यूचुअल फंड वो रिटर्न आपको नहीं देगा। करप्शन, भ्रष्टाचार, माओवाद, इंसर्जेंसी, ये सब के सब उस निवेश के माहौल के ऊपर असर डालते हैं। और किसी भी समाज में निवेश की दृष्टि से आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, एक गुड गवर्नेंस चाहिए और निर्णय ले पाने की क्षमता चाहिए। जो ये घटना पड़ोस में नोएडा में हो रही है, अपने आप में पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, निवेश के एटमॉस्फेयर के लिए और सामाजिक समरसता के लिए अपने आप में चिंता का विषय है कि यहां के शासन को चिंता ही नहीं है कि लोग कितने नाराज हो रहे हैं, कितने नाराज हो रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरी जमीन, और जमीन आज की नहीं है, ये तो पुश्तों तक चलने वाली है, इसके बदले में मुझे रोजगार मिलेगा क्या? जो एक्चुअल यूजर है इस लैंड को, आज आपने एक्वायर कर लिया और कल मैं दोबारा कहीं खरीदने जाऊंगा, तो उस ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक जमीन की कीमत क्या होगी? क्या उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे रहे हो या कुछ नहीं दे रहे? जो हर साल मुझे आमदनी देती है,
इसको एन्युटी कहते हैं, इसके एक्विजिशन के बाद होगा कि नहीं होगा? सच में अगर आपको सामाजिक न्याय करना है तो ये जो वर्ग समाज का गरीब है इसके साथ सामाजिक न्याय करो। अगर इस प्रकार में इस वर्ग में असंतुष्टता फैल गई और आप समन्वय के साथ नहीं कर पाए तो फिर इस प्रकार की तनावपूर्ण घटनाएं होंगी जिसमें आम आदमी का विश्वास आपके शासन में से हट जाएगा। और कोई भी सरकार, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी याद रखे, जनता के साथ विनम्र रहना पड़ेगा। अहंकार के आधार पर शासन नहीं चलते, क्योंकि जो लोग अहंकार के आधार पर करते हैं उसमें फिर जनता खड़ी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में यही माहौल अब राजनीतिक दृष्टि से भी बन रहा है। समाज के एक एक वर्ग को अपने से दूर करना ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें जो आपका निवेशक प्रकोष्ठ है, आज फिर उसकी परिस्थिति क्या है कि देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो इस निर्णय न लेने की वजह से अब कमजोर हो रहा है। जिसको डॉलर लगाने थे वो दुनिया के दूसरे देश में जा रहा है। जो रुपए लगाना चाहता था स्थानीय निवेशक वो भी सोच रहा है कि क्या बाहर जाना बेहतर होगा। और अगर पैसा लोगों ने खींच लिया और मनी सप्लाई की स्कैर्सिटी हो गई तो कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन तो आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जिस जिस निवेशक ने किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना निवेश किया हुआ है एकदम नीचे आ जाएगा। सरकार को यह समझ नहीं आ रही कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है इससे निपटने का तरीका यह है कि सप्लाई जो है उसकी चिंता करें। इट्स ए सप्लाई साइड प्रॉब्लम। जहां कमी होगी वहां दाम बढ़ेगा। सप्लाई को बढ़ाने की बजाय इन लोगों की जेब में से पैसा निकाल रहे हो ब्याज दर बढ़ा के, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये जो रास्ता चुना है सरकार ने, इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, निवेशक को भी नुकसान है और आम आदमी को थोड़े समय तक रिलीफ मिले, लंबे अरसे में नहीं मिलेगा। लंबे अरसे में अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तेजी से दौड़े, जॉब्स क्रिएट हो, डिमांड बढ़े, तो जिसने फ्लैट में पैसा लगाया, जमीन में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, सबको लाभ होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आर्थिक चिंतन है आपका सेल इसकी चिंता करे। इसके साथ माइक्रो इश्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो निवेशक की समस्या है, कुछ फर्जी कंपनियों के साथ समस्या है, कुछ फर्जी डेवलपर्स के साथ समस्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो निवेशक के पास नहीं होती, वो समस्याएं हैं। ये माइक्रो इश्यूज हैं, ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। निश्चित रूप से ऐसी पुस्तिकाओं के माध्यम से आप इसको करें। और मैं मानता हूं कि आज देश की व्यापक अर्थव्यवस्था का बड़ा चिंतन इसके संबंध में आप लोग विचार करें और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसको कोई ये ना समझे कि केवल जो संपन्न लोग हैं निवेशक सेल उसके लिए है। जो आदमी कहीं नौकरी करता है वो भी सोचता है कि 4 पैसे मैं बचा लूं और कहीं निवेश कर दूं ताकि 60-65 साल की उम्र में मेरे हाथ में काम आएंगे। और ये संख्या बढ़ने वाली है, और इसलिए भी बढ़ने वाली है कि मध्यम वर्ग बढ़ेगा, इसलिए भी बढ़ेगी कि यहां सोशल सिक्योरिटी है नहीं और इसलिए भविष्य की चिंता हमें खुद करनी है। हम उस समाज में रहते हैं और इसलिए इसका जो राजनीतिक लाभ कितना आपको मिलेगा वो सेकेंडरी विषय मानिए, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते समाज के लिए काम कर रहे हैं हम, और इसकी जागरूकता आप बनाएं तो मुझे पूरा विश्वास है इन सब विषयों के ऊपर आप आज चर्चा करेंगे और आगे भी जो आपकी गतिविधियां रहेंगी वो चर्चा करेंगी, और इसमें से जो भी आप लोग निर्णय ले पाएंगे निश्चित रूप से पूरे समाज को भी और पार्टी के चिंतन को भी उससे लाभ होगा। आपका बहुत धन्यवाद।